Hello children, I welcome you to this online platform of Alix Academy. My name is Abdul Rahman and I am your biology mentor. जैसा कि हमने अपने 10th क्लास के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे न्यूट्रिशन के बेसिस पर। क्या क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने दो तरह का टाइप पढ़ा था, फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने कीमोऑटोट्रॉफिक का जो केमिकल सब्सटेंस अपना एनर्जी बनाते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में, उसकी इक्वेशंस कराकर समझाया था। अब हम फोटोऑटोट्रॉफिक को समझेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, तभी उसको हम फोटोऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। फोटो मीन्स सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? हमारी हेडिंग होगी पहली स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा लीफ में, जैसे कि हमारी लीफ होती है, इस लीफ में टीनी पोर्स होते हैं। कैसे पोर्स होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, बेसिकली यही वो स्टोमेटा है जो क्या कराते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प कराते हैं और इवन रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी हेल्प कराते हैं। तो बेसिकली ये स्टोमेटा किस शेप के होते हैं? ये स्टोमेटा हमारे बीन शेप के होते हैं। इस तरह से किस तरह के होते हैं? एक बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है लीफ में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये स्टोमेटा, इसमें क्या होता है? बेसिकली हमारा क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यही वो है जो वाटर को स्टोर करता है, जो बेसिकली क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में अपना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है। तो यही वो मेन पार्ट है हमारा लीफ का, ग्रीन पार्ट में क्या? स्टोमेटा, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो अब हम इस स्टोमेटा के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत। तो स्टोमेटा में ये दो कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक होता है श्रिंक कंडीशन, एक होती है श्रिंक कंडीशन, ओके, एक होती है स्वेल कंडीशन, ओके। तो अब हम श्रिंक कंडीशन को देखेंगे और स्वेल कंडीशन को देखेंगे किस किस तरह से होता है। श्रिंक कब होता है और स्वेल कब होता है, यानी वाटर कब स्टोर करता है और वाटर कब लूजेस करता है। तो हम अब पहले श्रिंक को समझाएंगे, फिर अपना स्वेल को समझाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा श्रिंक। कैसी कंडीशन है स्टोमेटा की? श्रिंक कंडीशन है। और यहाँ पे कैसी है? स्वेल कंडीशन है, ओके। तो श्रिंक कंडीशंस में हमारा स्टोमेटा कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ओके। और बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से क्या होता है? जो हमारा स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा पिचक जाता है, श्रिंक हो जाता है, सुगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब से, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर। तो बाहर बेसिकली क्या निकलता है? हमारा वाटर। जब वाटर बाहर निकलेगा तो ये श्रिंक कंडीशन में हो जाएगा। और स्वेल कंडीशन कब होगी? मान लो ये वही श्रिंक स्टोमेटा है, अब इसमें एक्सेस ऑफ वाटर होगा, यानी वाटर एंटर करेगा। तो ये इसका शेप कैसा हो जाएगा बच्चों? इस शेप का हो जाएगा। इसका शेप इसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या हुआ है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हुआ है इसके अंदर, यानी इसके अंदर क्या एंटर करा है? वाटर, जिसकी वजह से ये स्वेल हो गया है, ठीक है। और इसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस हमारी फॉर्म होती है। अब इस सेल में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है।
तो अब इसका एक कॉमन डायग्राम देखेंगे। हमने देख लिया एक्सोसाइटोसिस में श्रिंक कंडीशंस में रहता है, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ये स्वेल कंडीशंस में रहता है। तो आप इसको नोट कर लिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टोमेटा के एक फाइनल डायग्राम पर। इसमें हमने अभी क्या देखा, इसमें इस तरह से दो बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ओके, हम इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। अब इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, सेल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सब क्या है, सेल के ही कंपोनेंट्स हैं। अब दोनों साइड प्रेजेंट हो गए वैक्यूल। ओके, और क्या प्रेजेंट होता है इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ओके, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये क्या है, दोनों गार्ड सेल्स हैं ये दोनों। ओके, ये क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। ओके, ये क्या है, वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। ओके, अब ये जो मिडिल में आपको कोड सा नजर आ रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यही वो साइड है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। तो ये एक स्टोमेटा का डायग्राम है जो टाइनी पोर्स होते हैं अपने लीफ के अंदर। यही वो होते हैं जो बेसिकली लूजेस ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं। ओके, एक्सेस ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले हमने स्टोमेटा को समझना था, तो हमने एक इसका बेसिकली डायग्राम समझ लिया है। अब हम फोटोसिंथेसिस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ओके, अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। तो बेसिकली इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, तो कंपोनेंट क्या क्या है इसके, कंपोनेंट्स क्या क्या है, वाटर है, ओके, और CO2 है, क्लोरोफिल है, और सनलाइट है। तो बच्चों हमें जो है वाटर कहां से मिलता है, बेसिकली प्लांट के किस पार्ट से हमें वाटर मिलता है, रूट पार्ट से मिलता है वाटर। ओके, CO2 कहां से मिलती है, हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है CO2। और क्लोरोफिल कहां होती है, क्लोरोफिल गार्ड सेल पर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि गार्ड सेल जो थे उसी के अंदर वैक्यूल था, न्यूक्लियस था और क्लोरोफिल भी था। ओके, तो क्लोरोफिल बेसिकली कहां, हमारी गार्ड सेल में ही प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट इन गार्ड सेल, लीफ में ही प्रेजेंट होती है। और सनलाइट हमें कहां से मिलती है, बेसिकली सन से मिलती है। ओके, अब हम इन चीजों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को समझेंगे। ओके, तो अब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पे बढ़ते हैं बच्चों। तो कंपोनेंट्स हमने देख लिए कहां कहां से मिलते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था, सन था, सन और लीफ। लीफ में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, यानी टाइनी पोर्स जो होते हैं हमारे। अब इस टाइनी पोर्स में, इस गार्ड सेल में बेसिकली क्लोरोफिल भी हैगी, वाटर भी हैगा। अब एयर सेल यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसमें से क्या आती है, CO2। ओके, इसके पास पहले से क्या प्रेजेंट है, H2O। और सनलाइट एनर्जी किस पर
किस पर लाई करती है, लीफ पर लाई करती है। तभी हमारी इक्वेशन बनती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो H2 जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O किससे रिएक्ट करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। H2O किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंट में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाती है, C6H12O6 जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं। और क्या बनाती है, ऑक्सीजन और H2O। ओके, बेसिकली ये हमारा क्या है, ग्लूकोज कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। बेसिकली फूड है ये प्लांट के लिए, इसी से इसको एनर्जी मिलेगी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और ये क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। ओके, अब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको एनसीईआरटी में क्लियरली 3 स्टेप दे रखे हैं, किसके, फोटोसिंथेसिस के। क्या फोटोसिंथेसिस में बताया गया है कि ये वाटर जो है बेसिकली इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ओके, फिर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है H2O से, जब ये हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। ये जो हमारी ऑक्सीजन बचती है रिमेनिंग, वो पार्ट यहाँ आ जाता है। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में क्या दे रखी है, बैलेंस इक्वेशन और मोशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको करेंगे। तो 6 यहाँ हम लगाएंगे तो 6 कार्बन यहाँ हो गए और 6 कार्बन हमारे यहाँ है। ओके, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 2 12, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे कितनी है, 1। तो हम इससे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ताकि हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। तो जब हम 6 कार्बन यहाँ हो गए, 6 कार्बन यहाँ हो गए, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन हो गए, और 6 2 12 हाइड्रोजन हमारे यहाँ हो गए। ओके, अब ऑक्सीजन को करेंगे तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गई, और 6, तो 12 और 6 कितने होते हैं, 18। तो 18 कितने हैं, यहाँ पर है इस साइड पर, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए, 6 हम यहाँ लगाएंगे। तो 6 2 12 ऑक्सीजन, और ये 6 कितने हो गए, 18 इधर हो गए और 18 इधर हो गए। तो ये बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो इसको आप बच्चों उतार लिए, फिर हम एनसीईआरटी ने जो 3 लाइन बोल रखी हैं हम उनको समझेंगे। ओके, आप इसको उतार लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन थी कि 6CO2 + 6H2O किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। ओके, क्या बना रहा था, C6H12O6 और 6O2। ओके, तो एनसीईआरटी हमसे क्या बोलती है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि जो सनलाइट एनर्जी होती है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू ही क्या होती है, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। और क्या कहती है एनसीईआरटी सेकंड पॉइंट में कि यही वो है क्लोरोफिल जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट कर देता है 2 गैसेस में, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। एक किस में स्प्लिट कर देता है, एक हाइड्रोजन में स्प्लिट कर देता है और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। अब यहाँ पे रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए, ठीक है, रिडक्शन होता है बेसिकली, यहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है, किसके साथ, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो बेसिकली ये एनसीईआरटी हमसे कहती है फोटोसिंथेसिस के बारे में। ओके, तो हमने ये फोटोसिंथेसिस देखा। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली
हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट अपना बेसिकली खाना बनाते हैं। अब इस खाने का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि ये फूड है, मान लो ग्लूकोज, तो फूड जब तक टूटेगा नहीं, ठीक है, जब तक टूटेगा नहीं एनर्जी बनेगी नहीं, तो अभी भी ये इनकी एनर्जी नहीं बनी है। तो एनर्जी बनने के लिए एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, आप जानते होंगे। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है बेसिकली, अब ये अपनी एनर्जी बनाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में जो हमारी क्या बनी, ऑक्सीजन बनी, तो ये तो हो जाती है बेसिकली प्लांट से आउट, ये भी हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है। तो ये एनसीईआरटी ने जो कहा मैंने आपको बताया। फिर अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं, ओके, उसमें किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आप इसको नोट कर लिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में। तो नॉर्मल में तो बेसिकली यही होता है कि उन्हें वाटर रूट से मिल जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट से CO2 मिल जाती है और अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। अब बात आती है कौन सा टॉपिक है हमारा, फोटोसिंथेसिस किसमें, डेजर्ट एरिया में। जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं अपने, डेजर्ट प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो डेजर्ट प्लांट में जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है, कैक्टस होता है, कैक्टस ले लेते हैं, ओके, कैक्टस लिया हमने, ओके। तो इस कैक्टस प्लांट में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें जो बेसिकली वाटर कहां से मिल जाता है, इसको भी रूट से H2O प्रोवाइड हो जाता है। रूट से क्या प्रोवाइड हो जाता है, H2O, वाटर, ओके। अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं डेजर्ट के एरिया में, आप जानते हैं, जैसे एक डे पीरियड होता है और एक नाइट पीरियड होता है। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा हेल्प करता है। तो यहां पर भी स्टोमेटा किस चीज में हेल्प करता है तो जानते हैं। तो एक नाइट पीरियड होता है फोटोसिंथेसिस में डेजर्ट प्लांट में, और एक डे पीरियड होता है। डे पीरियड में क्या होता है, जो स्टोमेटा है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, क्लोज होता है। कैसा होता है, क्लोज स्टोमेटा होता है। तो क्लोज स्टोमेटा क्यों होता है, टू प्रिवेंट क्या रोकने के लिए, टू प्रिवेंट, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। जो वाटर स्टोमेटा में प्रेजेंट है उसको क्या करने के लिए, लॉस होने के लिए दिन में क्या करता है, बंद रहता है, क्लोज फॉर्म में रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं डेजर्ट वाले एरिया में जो बेसिकली सनलाइट होती है वो बहुत ही हार्श कंडीशन में होती है, यानी बहुत तेज होती है। अब नाइट का जो पीरियड होता है उसमें जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है, स्टोमेटा कैसा होता है, ओपन होता है, ओके, ओपन फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि हाँ यही वो पीरियड है, नाइट का ही पीरियड है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होगा। किस तरह से होगा, ओके। अब जो भी डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट वाले प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड बेसिकली किस में हेल्प करता है, ये हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने में हेल्प करता है डेजर्ट प्लांट्स में, ओके। क्योंकि नाइट पीरियड में अगर ये मैलिक एसिड नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कैसे होगा। तो डेजर्ट प्लांट इसी वजह से स्टोर करते हैं मैलिक एसिड। अब इसको H2O मिल गया रूट से, ओके। अब जो बेसिकली इसको सनलाइट भी मिलेगी, सनलाइट कैसे मिलेगी, क्योंकि हम, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, मुझे बताओ, नाइट पीरियड में हमारी जो सनलाइट होती है, नाइट पीरियड में हमारी जो सनलाइट होती है वो तो हमें मिलती नहीं है भाई, सूरज दिन में ही तो निकलता है, रात में थोड़ी निकलता है। तो बेसिकली इस स्टोमेटा में जो क्लोरोफिल है वो डे टाइम में ही क्या कर लेते हैं, उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, लाइट एनर्जी को क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब जब लाइट एनर्जी को ये स्टोर कर लेते हैं नाइट टाइम में, डे टाइम में, तो नाइट टाइम में क्या पीरियड है,
बेसिकली फोटोसिंथेसिस कराते हैं। अब इसको H2O मिला और एयर से क्या मिल जाएगी, एयर से इसको CO2 भी मिल जाएगी। तो H2O भी आ गया, ठीक है, और CO2 भी मिल गया। बेसिकली क्या क्या मिल गई, सनलाइट भी मिल गई, सनलाइट भी मिल गई और क्लोरोफिल तो इसके पास है ही, क्लोरोफिल तो इसके पास है ही। तो वही सेम प्रोसेस है, जब CO2 और H2O क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो अपना क्या बनेगा, C6H12O6 और अपनी ऑक्सीजन। बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6CO2 6H2O और 6O2। ओके, तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं मैलिक एसिड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। अब इसमें दो पीरियड होते हैं, एक नाइट का और डे का। डे में स्टोमेटा क्लोज रहता है लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए। अब नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने के लिए। अब इसी में ही क्या होता है, इसमें एयर से इसको क्या मिल जाती है, CO2 मिल जाती है, H2O इसको रूट से मिला हुआ है, तो हमारी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाती है। तो इसी में यहाँ पर इसका ये ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब यहाँ पर ग्लूकोज बन तो गया, ठीक है, फूड बन तो गया, अभी इसको एनर्जी नहीं मिली है। तो अब यहाँ पर मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं पूछना चाह रहा था वो ये है, हमने सबने ये सुना है बच्चों ने कि प्लांट जो है CO2 लेते हैं, प्लांट जो है क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। अगर मैं कहूं आपसे नहीं, प्लांट CO2 नहीं लेते हैं, क्योंकि आपने मुझसे क्या कहा कि प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं कि सर CO2 लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात याद रखिए कि किसी भी प्लांट को जिंदा रहने के लिए या किसी भी लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए, इवन एनिमल हो या फिर कोई प्लांट हो, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी बनाने के लिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि नहीं है प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, तो आप जवाब देंगे क्या, ऑक्सीजन लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सी गैस ली जाती है, जब आप बोलेंगे कि CO2 गैस ली जाती है और ऑक्सीजन देते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा बच्चों कि हर एक जिंदा लिविंग थिंग्स को क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी बनाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था, ठीक है। तो ये डेजर्ट प्लांट वाला था और एक हमने अभी बेसिक अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इक्वेशन कर ली है। तो आप इसको उतार लिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली हम जानते हैं ह्यूमन क्या है, ह्यूमन कौन होते हैं, जो बेसिकली उनका न्यूट्रिशन का टाइप कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ओके, अब हेटेरोट्रॉफिक में भी इनका कौन सा टाइप होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन सा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम जानते हैं बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। कौन, कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। तो 5 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, इंजेक्शन। ओके, दूसरा स्टेप क्या होता है, डाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन। एंड लास्ट स्टेप क्या होता है अपना, इजेशन। ओके, तो इंजेक्शन हमारा कैसा प्रोसेस है, इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल। कोई भी आप फूड मटेरियल को आप इनटेक करते हो थ्रू माउथ, बेसिकली क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। तो इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल,
intake of the food material through mouth. ओके, अब डाइजेशन क्या होता है? अब जो फूड आपने इंटेक करा है उसका क्या होना? ब्रेक डाउन होना। तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल। ओके, तो अब अपना तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब जो भी फूड मटेरियल आपने खाया था उसका ब्रेक डाउन हुआ, अब वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं वो सारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब वगैरह क्या होंगी? अब एब्जॉर्ब होंगी। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बेसिकली इससे पहले अगर हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जहां पे न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, और वहीं से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। ठीक है, थ्रू द विलाई। तो एसिमिलेशन क्या है? अब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनका पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं उन तक पहुंचना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। तो जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल रीच टू दी सेल। जो फूड मटेरियल यानी जो ब्रेकडाउन हुआ, जिसका न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन हुआ, अब वो न्यूट्रिएंट्स का हर एक सेल तक पहुंचना, ओके, बेसिकली क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। अब एसिमिलेशन में अगर हम अगला देखें तो क्या होता है? इजेशन। इजेशन में क्या हो जाता है? अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसका क्या होना? रिमूव हो जाना। रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिकली ये क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रोफिक। और हेटेरोट्रोफिक में भी कौन सा मोड है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें 5 स्टेप फॉलो होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। यूनिसेलुलर में क्या है? अमीबा है। तो अमीबा के बारे में ही पढ़ेंगे पहले हम। इससे पहले हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने स्टेप्स होते हैं बच्चों? 5। पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये अपने 5 प्रोसेस बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं कंप्लीट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम अब अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि किस तरह से फूड मटेरियल अपना इंजेक्शन से लेके इजेक्शन प्रोसेस तक पहुंचता है। तो इसलिए आप क्या करें, अपने पुराने लेक्चर जो हमारे इससे पहले वीडियो काफी लेट आई थी, ठीक है, किसी रीजंस की वजह से, तो आप पुरानी वीडियोस को देखिएगा और इस लेक्चर को भी प्रॉपरली आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं। तो इस लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपसे जितना हो सके आप इसको शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।